लर्निंग मार्केट में महेश में आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो इंडिया में अभी लास्ट कुछ दिनों में डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि देखिए जो बोल दिया है मोदी जी ने एंड जो आपको करना है नहीं करना है, ये सब में ना कोई कनेक्शन है नहीं, ठीक है। बट चीजों को समझ के रखिए कि हम इस तरह की सिचुएशन में पहुंचे कैसे, और क्या हिस्ट्री में पहले भी इंडिया के संग ऐसा हो चुका है। ये सब चीजें भी हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट क्या हो गया आपको क्लैरिटी रहे कि ये चीजें हो क्यों नहीं है। प्लस ये भी आपको समझ में आ जाए कि जो आपको बताया जाता है क्या वो चीजें सही हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्या सिर्फ इंडिया में प्राइसेस बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, या इंडिया में ही दिक्कत आई है या बाकी जगह भी दिक्कत है। देखिए ऐसा है कि इंडिया में जो पेट्रोल डीजल का जो करंट प्राइस है, ठीक है, ये लास्ट 4 साल से सेम है। ये गवर्नमेंट भी खुद कह रहा है कि 4 साल से हमने नहीं बढ़ाया है, क्योंकि 4 साल से इंटरनेशनल मार्केट में रेट बहुत कम था ना भाई, तो बढ़ाओगे कहां से। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कंपैरिजन कि बढ़ने के बाद, दुनिया भर में बढ़ने के बाद क्या कंपैरिजन बैठता है इंडिया के साथ। चलिए एक बार चलते हैं, और मैं कोशिश करूंगा मेजर इकोनॉमीज के संग देखने का, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के संग इंडिया को कंपेयर करना है तो वो आप कर लीजिए, वो मीडिया का प्रोपेगेंडा के लिए ठीक है। बट इंडिया का कंपैरिजन करेंगे तो टॉप इकोनॉमीज के संग ही तो करेंगे। कोई चौनी छाप बगल में पाकिस्तान जैसा भिखारी देश से और बांग्लादेश जैसे देश से करेंगे तो कोई मतलब है। मैंने क्या लिखा, कंपेयर पेट्रोल रेट्स इन इंडिया विथ मेजर कंट्रीज, ठीक है। इसने यूएसडी पर लीटर के रेट दिया, मैंने फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट दिया, और गूगल जेमिनी है, मैं अपने घर से कोई डाटा नहीं लेके आ रहा हूं, ठीक है। गिव इट टेबुलर फॉर्म विथ अप्रॉक्स आईएनआर रेट, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट रेट तो करेंसी कन्वर्जन का डेली नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है कि विथ आईएनआर ट्रेडिंग 91 92 के हिसाब से ये निकाल रहा है अप्रोक्सीमेटली, बट करेंटली आईएनआर 96 पे ट्रेड कर रहा है, ओके। ये एवरेज रेट पकड़ रहा है लास्ट 1 ईयर, समझिए आप, क्योंकि कोई भी कंपेरिजन होगा तो एवरेज रेट के हिसाब से होगा, ठीक है। अब सऊदी में चलो वहां खुद तेल होता है तो 57 रुपीज लीटर है, रशिया में खुद ऑयल होता है तो 94 रुपीज लीटर है। इंडिया में क्या रेंज है, 92 से 108, यानी कि दिल्ली में आपको 92 में मिलेगा, बॉम्बे दिल्ली सॉरी बॉम्बे कोलकाता बैंगलोर और हैदराबाद में आपको 107 108 के रेट पे मिलेगा। कलकत्ता में कल 109 था, ठीक है। जापान, इंडिया से वहां का एवरेज इनकम 40x, क्या रेट चल रहा है 97। ये आईएनआर टर्म्स में ऐसा दिख रहा है, डॉलर टर्म्स में ये ज्यादा है। बढ़ने के बाद भी इंडियन रेट ही है, बढ़ा वहां भी है ना, बढ़ने के बाद भी इंडियन रेट है। यूएस, बढ़ने के बाद भी इंडियन रेट। अब कुछ लोग कहेंगे सर करेंटली आप कैलिफोर्निया में जाओगे तो 1.18 का मिलेगा, यस। वहां स्टेट वाइज चेंज हो जाता है, टेक्सास में रेट कम रहेगा क्योंकि वहां ऑयल होता है। कैलिफोर्निया चले जाओगे जहां ऑयल नहीं होता है तो वहां थोड़ा रेट बढ़ जाएगा। न्यूयॉर्क में टेक्सास के कारण रेट ज्यादा होगा, क्योंकि यूएस बहुत बड़ी कंट्री इंडिया की तरह, जैसे दिल्ली में जो रेट है वो कलकत्ता में नहीं है, सेम चीज वहां पे भी है। लेकिन अगर एवरेज भी ले तो आईएनआर रेट से कम है बढ़ने के बाद भी। प्लस वो हमसे कितना गुना ज्यादा कमाते हैं, उनका एवरेज अर्निंग हमसे कुछ नहीं भी है तो 40-50 गुना ज्यादा है। चाइना, इससे तो कंपेयर कर ही सकते हैं, तो 20 साल तक पहले तक तो हम लोग दोनों एक ही लेवल पे थे, उसमें भी रेट बढ़ने के बाद इंडियन रेट पे ही है। तो आप किस तरह से कह सकते हो कि रेट हमने 4 साल से नहीं बढ़ाया। 4 साल से तो हमसे वो रेट ही ले रहे हो आप, और बाकी जगह अगर प्राइसेस डबल होने के बाद भी इंडियन रेट से नीचे का रेट है, तो क्या लॉजिक हुआ ये कहने का कि बाकी जगह भी तो बढ़े हैं। अब कंपैरिजन में लोग पता है क्या दिखाएंगे, लोग दिखाएंगे ब्राजील का 123 दिखा देंगे, बोलेंगे बहुत महंगा है। ब्राजील में पेट्रोल डीजल वाली कार्स ना के बराबर यूज होती हैं, वहां एथेनॉल यूज होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारे यहाँ एथेनॉल में दिक्कत क्यों आ रही है। यस, हमारे यहाँ एथेनॉल में इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमें एथेनॉल की चीजें भी बाहर से मंगानी पड़ती हैं। ब्राजील कंप्लीटली कैपेबल है, क्योंकि ब्राजील अकेला पहला कंट्री था जिसने एथेनॉल पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया, तो वहां के जो कार के इंजन भी होते हैं वो भी उसी तरह से होते हैं। ऑस्ट्रेलिया 127, यस, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है। अब इससे आप कंपेयर करेंगे और कहेंगे देखो इंडिया सस्ता है। ऑस्ट्रेलिया की कमाई और इंडिया की कमाई सेम है भाई। फिर आएगा लोग यूके एंड जर्मनी से कंपेयर करेंगे, यूके में महंगा है। यूके में आज से महंगा नहीं है, हमेशा से महंगा। जब इंडिया में भी 110 चलता था, अभी भी वही चल रहा है, तो भी वहां पे 120 125 चलता ही था। तो यूके से इंडिया का कंपैरिजन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी सहूलियत के ऊपर है। फिर जर्मनी में भी रेट महंगा दिख रहा है, तो वहां भी महंगा है, ठीक है। चलिए
अब बताइए आप ही लोग कमेंट सेक्शन में कि इंडिया को किससे कंपेयर करना चाहिए। मैंने हर कंट्री से दिखा दिया। अगर आप जर्मनी से और ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको भक्ति करनी है, तो आप काम करिए यूके एंड जर्मनी से कंपेयर कर लीजिए। और आप अगर क्रिटिक रहना चाहते हैं तो आप चाइना से, यूएस से, जापान से, इन कंट्री से कंपेयर करिए, ब्राजील से कंपेयर करिए जो हमारे रिलेटिव है। तो दुनिया में 1.5 गुना 2 गुना दाम होने के बाद भी मेजोरिटी कंट्री में वही दाम चल रहा है जो हमारे यहां चल रहा है। मीडिया आपको क्या दिखाएगी? कंपेयर रेट ऑफ पेट्रोल इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। आपको मीडिया यही दिखा के खुश रखेगी कि देखो पाकिस्तान से तो, बांग्लादेश से तो बेटर हमारा हाल है। अब बांग्लादेश में क्या चल रहा है? 100 रुपए लीटर चल रहा है क्राइसिस के बाद भी। इंडिया में, अब पाकिस्तान में कितना ज्यादा है? आपको क्या बोला जाएगा? 400 रुपए चल रहा है, बट एक्चुअल आईएनआर में जब कन्वर्ट होगा तो 123 रुपए ही है। पाकिस्तान अच्छा है कुछ, ये नहीं कह रहा हूं, बट ये समझिए कि मीडिया आपको क्या बता रहा है। बोला जाएगा बांग्लादेश में 140 रुपए लीटर है, भाई उसका करेंसी कन्वर्जन क्या 100 रुपए ही आएगा। और 95 ऑक्टेन वाला 100 रुपीज में है, 95 ऑक्टेन वाला इंडिया में 160-170 रुपए चल रहा है। ये हाल है। तो पहले तो ये मिथ खत्म कर लीजिए कि सब जगह का हिसाब किताब है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे कंपैरिजंस दिखा दिए, ये पहले क्लैरिटी ले लीजिए कि भाई हमारे यहाँ नहीं बढ़ने के बाद भी, बाकी यहाँ बढ़ने के बाद भी जो रेट है वो हमारे यहाँ बिना बढ़े है। ऑलरेडी 4 साल से हम उतना हाई रेट पे कर रहे हैं, तो इंडियन पब्लिक ऑलरेडी हाई पे कर रही है। पहला बात तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब दाम गिरा था तो हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया गया था, तो अब बढ़ गया है तो हम पे बर्डन पास ऑन हो जाए डायरेक्टली, ये भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी पास ऑन थोड़ा थोड़ा करके किया जाना चालू कर दिया गया है। कुकिंग जो कमर्शियल सिलेंडर्स थे उसका आपने देखा ही था, एक ही बार में बढ़ाया गया था 1100 रुपया, आज फिर 250 रुपया बढ़ गया। ठीक है, तो दिक्कत है, नहीं मानेंगे आप मत मानिए, बट दिक्कत है। ओके, ये सिचुएशन आया कैसे कि मोदी जी को ये कहना पड़ा कि गोल्ड मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल कम यूज करिए। दो चीजें बताता हूं आपको। पहला चीज, क्या ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ऐसा कहा है? नहीं। जब भी क्राइसिस आती है, आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर एंड टॉप मिनिस्टर्स के पास जाके यही कहता है कि आप पब्लिक से अपील करिए, ये ज्यादा फेवरेबल होगा। तो 1966-67 में इंदिरा गांधी जी ने अपील किया था। क्यों हुआ था? उस समय भी इसी तरह करेंसी क्राइसिस जो आज चल रहा है उस समय भी हुआ था, प्लस हमने जस्ट 1965 का पाकिस्तान वॉर लड़ा था, तो हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं थी। उस समय उन्होंने कहा था कि थोड़ा गोल्ड कम खरीदिए। ठीक है, चलो पब्लिक ने माना क्या? मोदी जी का नहीं माना तो इंदिरा गांधी का क्या बात है, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय तो फिर भी क्रिटिक्स थे, मोदी जी के तो सब भक्त हैं। तो मोदी जी के समय लोग नहीं मान रहे हैं, तो उनके सामने तो और नहीं माना होगा। चलो वो टॉपिक हटा दें। 2013 में भी पी चिदम्बरम ने बोला था, 2013 में तो कोई वॉर नहीं था। 2013 में टेपर ट्रांटम चल रहा था, यूएस फेड अपनी लिक्विडिटी काट रहा था, तो दुनिया में जो मनी सप्लाई था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो ऑलमोस्ट जितनी मेजर इकोनॉमीज थी या डेवलपिंग इकोनॉमीज थी लाइक इंडिया, चाइना एंड ऑल, सब में पैसा का क्राइसिस होने लग गया था। पैसा क्राइसिस इन से लिक्विडिटी का, कि पैसे ही नहीं है, तो ये क्राइसिस होना चालू हो गया था। तो ये 3 हिस्ट्री में सिग्नल्स हैं जहां पे ऐसा हुआ है। मैंने आपका इंदिरा जी के समय का भी बताया, 2013 वाला भी बताया आपको, मोदी जी के समय भी बताया। अच्छा, जब ये अपील करते हैं तो क्या पब्लिक को ये अपील माननी चाहिए? आइडियली माननी चाहिए, बट इंडिया एक रिवर्स साइकोलॉजी वाली कंट्री है। यहां आप किसी को ड्रामा करने कहोगे तो लोग करेंगे, जैसे थाली बजाने कहा गया था तो लोगों ने बजाया। बट आप कह दो कि आप पेट्रोल कम यूज करो, तो पता है लोग क्या करेंगे? ई रिक्शा में बैठेंगे और सामने बोलेंगे एक जन को, बाइक से मेरा ई रिक्शा पे फोटो लेना। या मिनिस्टर लोग क्या करेंगे? ई रिक्शा में आगे चलेंगे, आप पीछे 25 गाड़ी का काफिला चल रहा होगा। तो इंडिया एक रिवर्स साइकोलॉजी वाली कंट्री है जहां चीजें उल्टे तरीके से काम करती है, सीधे तरीके से काम नहीं करती हैं। तो यहां पे ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? यार देखिए, हमारे माइंडसेट का ही क्या सॉल्यूशन? हमारा माइंडसेट में ही तो इशू है ना।
तो वहां पे एज सच क्या सोल्यूशन बताया जाए कि ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, वो कर लो तो ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा है कि हमारा माइंडसेट में ना कुछ कमियां हैं और जो इतना इजीली ठीक होने वाला नहीं है और बहुत जल्दी भी ठीक होता हुआ नहीं दिखाई देता है। मैं ये समझाता हूं आपको कि करेंसी जो गिर रही है, जो सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि इंडिया की करेंसी गिर गई और इसके कारण गोल्ड एंड पेट्रोल एंड डीजल का दिक्कत आ गया है, तो ये करेंसी का फैक्टर कैसे प्ले करता है मैं समझाता हूं आपको। दुनिया में एक कंसेप्ट चलता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी का। ओके, नाउ इंटरेस्ट रेट पैरिटी का जो कंसेप्ट होता है ये कहता है कि दुनिया में जो पैसा है वो रिटर्न सीक कर रहा है। ओके, उसको रिटर्न चाहिए, तो वो पैसे वहीं फ्लो करेंगे जहां इंटरेस्ट रेट उसको नेट अर्निंग ज्यादा मिलेगी, जो लॉजिकल है। आपको भी कहीं पे 10% रिटर्न मिल रहा है, कहीं 12% रिटर्न मिल रहा है, तो आप 12% पे पैसा लगाना चाहते हो। तो मेजोरिटी जगह में यही माना जाता है कि जहां पे इंटरेस्ट रेट ढंग का मिलेगा वहां हम पैसे लगाएंगे। ओके, तो जो मैं बार बार आपको कहता हूं ना कि अगर यूएस में 4% मिल रहा है, इंडिया में 5% मिल रहा है, तो इंडिया में पैसा कौन लगाएगा? तो लास्ट 1 साल से यही हो रहा है कि यूएस में ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है, वहां के बॉन्ड डील्स अच्छा चल रहे हैं, हमारे यहाँ 5.5% इंटरेस्ट रेट हो चुका है, तो इंडिया में पैसा लगाएगा कौन? फिर पैसा लगाते लोग इक्विटी में लगाते, इक्विटी में रिटर्न मिल रहा था तो लगाते। लास्ट 3 साल से इक्विटी में भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो इक्विटी में रिटर्न नहीं मिल रहा है, बॉन्ड में रिटर्न है नहीं, गोल्ड में आईएनआर टर्म्स में जो रिटर्न है वो आपको डिप्रिसिएशन में चला जाएगा आईएनआर के। तो नेट नेट मुझे लॉस ही अगर होगा तो मैं बाहर से पैसा इंडिया में क्यों लगाऊंगा? तो हो क्या गया है कि लास्ट 4 साल से तो एफआईआई नेट सेलर है, 3 साल से एफआईआई एग्रेसिवली बेच रहे हैं। ओके, जब वो एग्रेसिवली बेच रहे हैं तो हो क्या रहा है कि ये पैसा जो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में हुआ करता था, ये फॉरेक्स रिजर्व से धीरे धीरे कंप्लीट बहुत शार्पली निकल रहा है। कैसे निकल रहा है मैं बताता हूं आपको कैसे निकल रहा है। तो वो बार बार पैसा अपना निकाले जा रहे हैं। तो अब जैसे क्या हुआ है कि इस साल के बिगिनिंग से अभी तक करीब 30-35 बिलियन का वो बेच चुके हैं। अब हमारा टोटल जो फॉरेक्स रिजर्व है ना कंट्री का, वो एक साल में 30 से 40 बिलियन ही एड ऑन होता था, अब वो निकले जा रहा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम नेट इंपोर्टर हैं। तो एक तरफ से इंटरेस्ट रेट पैरिटी के कारण हो क्या गया है कि हमारे यहाँ करेंसी टूटे जा रही है क्योंकि पैसे निकले जा रहे हैं। पैसे निकलते हैं तो क्या होता है कि आईएनआर पे प्रेशर पड़ता है। इसी कारण क्या हुआ, आईएनआर आपको इतना शार्प डिक्लाइन होते हुए दिखाई दिया है। इसका उपाय क्या था? अब जैसे देखिए, उपाय इसका सबसे सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। 2 उपाय है जिसमें से सबसे सिंपल ये है कि हम इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा दें। इससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा, करेंसी भी कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा उपाय ये है कि हम इंपोर्ट कम कर दें। तो इंपोर्ट कम हो सकता है क्या? कुछ हद तक आप समझ लो 20-25% अपना पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन आप कम कर सकते हो बाई मैंडेटिंग वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दैट। वो सब चीजें आप कर लोगे तो कुछ हद तक आपका पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है, जो इंपोर्ट है, वो कम हो जाएगा, 15 से 20% कम हो जाएगा। ये आप अज्यूम कर लो, बेयर मिनिमम। बाकी हम और आप थोड़ा कॉशियस हो जाए तो और ज्यादा हो सकता है। हम होंगे कितना वो नहीं पता, लेकिन अगर हम हो जाए तो ये संभव है। 15 से 20% हम कम कर सकते हैं। गोल्ड, जो कि आईएनआर टर्म्स में अगर हम देखें तो हमने 2024 में 800 बिलियन इंपोर्ट किया, बट उसका नेट पे आउट था 3.6 लाख करोड़ का। इशू उसके बाद हुआ है 2025, हमने 800 टन नहीं किया है, हमने 730 ही टन किया, कम टन इंपोर्ट किया, बट 3.6 लाख करोड़ से ये ऑलमोस्ट 7.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट बिल हो गया क्योंकि गोल्ड के रेट बढ़ गए थे। तो हमारा इंपोर्ट बिल ऑलमोस्ट डबल हो गया गोल्ड का। और इस साल गोल्ड का रेट उससे और डबल हो चुका है। अगर सिमिलर क्वांटिटी में इंपोर्ट ना भी हो, 730 टन के बदले अगर हम 350 टन भी इंपोर्ट करते हैं तो लास्ट टाइम जितना ही कॉस्ट पे हम बियर करेंगे। और इमीडिएट कंजम्पशन सीधा 1/2 तो होने वाला है नहीं, ये सबको पता है। तो कुछ कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा ऐसा भी नहीं है, राइट? कुछ कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा क्या? नहीं। तो ये समझिए, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस क्लैरिटी लाइए, थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी लाइए। नाउ ये जो 2 सॉल्यूशंस मैंने बताए, क्यों नहीं गवर्नमेंट कर पा रहा है, इस पे आते। पहला, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो इंडिया का जो कोर सेक्टर्स है, कंपनीज हो गई, हाउसिंग सेक्टर हो गया,
सब पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से 90% ऑफ द करेंट होम्स इन इंडिया, मेजर सिटीज की बात कर रहा हूँ, सिटीज की, घर में तो, गांव में तो या छोटे सिटीज में तो लोगों की खुद की जमीन, खुद का मकान होता है, उनको दिक्कत नहीं है। बट समझ लीजिए कि मेजर होम्स इन इंडिया, इन अर्बन सिटीज इज फाइनेंस्ड, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उनको डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, वो वोटर्स हैं। सेकेंड, बिजनेस कम्युनिटी जो फंड करती है इलेक्शंस, इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे उनको बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इंटरेस्ट पे आउट उनका बढ़ जाएगा, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो डिक्लाइन करेगी। जब प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन करेगी तो स्टॉक मार्केट पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये यहां पे एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। थर्ड चीज, अगर करेंसी स्ट्रांग होती है तो जो इंडिया के टॉप 2 रिचेस्ट लोग हैं ना, उनको दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि वो एक्सपोर्टर है, आप और हम एक्सपोर्टर नहीं है, वो दोनों एक्सपोर्टर है। तो जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट में एंगेज होंगी वो तो चाहेंगे करेंसी गिरते रहे, क्योंकि मान लो आज कोई चीज बेचा, मान लो मैंने 93 रुपीज 94 रुपीज में बेच दिया, ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ कि वो जब मेरे को कन्वर्जन होके आएगा तो मेरा ये फिक्स आ जाएगा। अब लोग बोलेंगे कि बढ़ने से भी तो उनको इफेक्ट पड़ता होगा। नहीं, वर्क डजंट वर्क इन दिस वे, क्योंकि जब बेचा जाता है वो प्रोडक्ट रिटेल में बेचा जाता है, खरीदा जाता है वो प्रोडक्ट होलसेल में खरीदा जाता है। तो पहले ये कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं चीजों को, फिर उसको रिटेल में लीज आउट करते हैं या बेचते हैं, ठीक है। जब ये बेच रहे होते हैं तो वो टेक्निकली रिटेल के हिसाब से जाता है चीजों को, तो वहां पे क्या है, मार्जिन आप कमांड कर सकते हो। जब होलसेल में कोई आपको बेच रहा है, जैसे अदानी ग्रुप के बारे में मैं आपको बताऊं, तो वो, या रिलायंस ग्रुप के लिए भी सेम चीज है, टाटा के लिए भी सेम चीज है, सारे बड़े ग्रुप्स के लिए सेम चीज होता है। वो जिनसे भी जो चीज उठाएंगे, रेट फिक्स होगा। दुनिया में क्या खराब चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, वो हेजिंग आप करिए, मैं नहीं कर रहा। कि दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है, रेट कम है बेसी है, ये हेजिंग वेजिंग वगैरह ये सब आप करिए, मैं नहीं कर रहा। आप ही को करना है, आप ही को करके देना है, और मेरे को इसी रेट में चाहिए, क्योंकि ये बाइंग पावर नेगोशिएट कर सकते हैं। बट जब ये बेच रहे होते हैं तो उस समय क्या है, पार्ट पार्ट में बिकता है, कोई बड़ा बायर वैसा है नहीं जो नेगोशिएट करे। कोई बड़ा बायर होगा तो नेगोशिएट होता भी होगा, बट मेजोरिटी में क्या होता है, इनको उसका एडवांटेज मिल जाता है। तो चूंकि 2 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के एक्सपोर्टर हैं, उनको चाहिए करेंसी गिरते ही रहे। थर्ड चीज, सेकंड चीज जो मैंने बताया, बिजनेस कम्युनिटी को हर्ट होगा, बिजनेस कम्युनिटी इलेक्शन फंड करती है, उनको दिक्कत होगा। प्लस मिडिल क्लास, वही सबसे ज्यादा मोदी जी की भक्ति कर रहा है, और सबसे ज्यादा कट्टा उन्हीं का है, बात अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा भक्ति उनकी वही कर रहा है। तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी हाउसिंग सेक्टर पे, हाउसिंग वालों पे असर पड़ेगा। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे दिक्कत आएगी तो वो भी अपना एक्सपेंस वगैरह कट करने का सोच सकता है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए क्या है कि आरबीआई ने रेट कट करने वाला जो मेजर होता है वो ना अपना के दूसरा मेजर अपनाने का सोचा। बट प्रॉब्लम क्या हो गया है कि ग्लोबली इंडिया को लेके परसेप्शन नेगेटिव बन गया है। अब नेगेटिव क्यों बन गया ये मैं समझाता हूं। ये नहीं कि हमारे यहाँ गंदगी है एंड ऑल दैट, क्योंकि जो बाहर से आते हैं ना वो ऐसे भी गंदगी में नहीं रहते हैं, वो किसी 5 स्टार में ही रुकेंगे, तो उनके लिए गंदगी वगैरह ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर उनके लिए ये है कि कंट्री में जो एक ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन होता है या कंट्री का जो एक डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में हम लैग कर रहे हैं। अब लोग बोलेंगे नहीं सर रोड तो बहुत बन गए, जैसे अभी एक फैमिली फंक्शन था थर्सडे को, तो गया हुआ था, तो मेरे मैक्सिमम रिलेटिव्स बिहार से, तो वहां पे देखिए कितना रोड बन गया, कितना ये बन गया, कितना वो बन गया। तो मैंने बस एक ही चीज पूछा, तो आप कलकत्ता छोड़ के बिहार में जा रहे हैं काम करने के लिए? बोले नहीं काम तो अभी भी नहीं है वहां पे। तो रोड तो बन गया, डेवलपमेंट वो आपको रोड के हिसाब से दिख रहा है, बट गवर्नमेंट एसेंशियली पब्लिक से टैक्स रोड बनाने के लिए लेता है, उसको आप डेवलपमेंट काउंट कर रहे हैं, तो वो रियल डेवलपमेंट नहीं है। रियल डेवलपमेंट है कि आपका लाइफ कितना ऊपर गया, आप कितने रिच हुए। तो लोग बोलेंगे नहीं मेरी तो जमीन का दाम खाली बढ़ गया। जमीन का दाम बढ़ गया इसलिए क्योंकि पैसे की वैल्यू खत्म हो गई है, और जो जमीन बेच के खाता है ना उसका पैसा उसी तरह खत्म हो जाता है। तो डेवलपमेंट आपको दिखाने का दिखाया जा सकता है, देखो रोड बन गया, ये बन गया, वो बन गया, बट गवर्नमेंट आपने उसी के लिए अपॉइंट की है, और वो कोई भी गवर्नमेंट रहेगी तो करेगी। लोग बोलेंगे इसके पहले की गवर्नमेंट ने क्यों किया, क्योंकि उस समय मनी वैल्यू उस तरह से नहीं थी, आगे आएगी तो वो भी कर देगा, क्योंकि अब तो सबको टैक्टिक्स पता चल गया है कि अगर 4 लेन रोड बन रहा है तो उसको 4 बार काउंट करो, एक बार मत काउंट करो। तो ये सब टैक्टिक्स तो धीरे धीरे सबको पता चल गया है।
तो बात यही समझने की चीज है कि किस तरीके से चीजें बदली जा रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। और जैसे जैसे ये चीजें और आगे और थोड़ा सा पॉलिश होती जाएंगी ना, लोगों को क्लैरिटी आती जाएगी। बट अभी दिक्कत है, अभी आएगी नहीं, और समझाने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि मैंने एक जन को एक कमेंट भी एक किया था कि आप अपना सर 100 बार दीवार में मार सकते हैं, आपका सर 100 बार फट जाएगा, लेकिन आप किसी अंधभक्त को ये नहीं समझा सकते, या फिर उसका जो बिलीफ है कि मोदी जी ने ये किया होगा तो ठीक ही किया होगा, उसको आप नहीं बदल सकते। सब लॉजिक ठीक है, बट मोदी जी ने किया होगा तो सही किया होगा, ये कहना जो लॉजिक है ना, यहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है। आप किसी से लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उसके बीच में अचानक से कोई ये लाइन कह दे कि कुछ सोच ही के किए होंगे ना, बस वहीं पे कहानी खत्म है बॉस। उसके अलावा मत समझाओ किसी को कुछ भी। मैंने भी समझाना छोड़ दिया है। मेरे को जो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, पैरिटी वगैरह ये सब जो इकोनॉमिक की चीजें वो बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ये समझाने से रह गया, मैं समझा ही नहीं पाऊंगा कि इसमें गवर्नमेंट की गलती है, ये मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं समझाने जाऊंगा तो दिक्कत अलग है। तो वहां मत प्ले करिए आप नहीं समझा सकते। मैंने गिव अप कर दिया है तो आप भी गिव अप कर दीजिए, नहीं समझा सकेंगे आप। लेकिन ये चीज समझ के रखिए क्यों चीजें हो रही हैं, क्या ठीक करने का मेजर क्या सही है। मैंने बताया मेजर है, किया जा सकता है, पहले की गवर्नमेंट से किया है, इन्होंने भी किया है। बात समझिए, ऐसा नहीं कि इन्होंने कभी नहीं किया है, बट करंट सिचुएशन वो नहीं अलाउ कर रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे फिर भी तो सर इलेक्शन से जीते ही जा रहे हैं। यार देखो, बंगाल में जीतने का रीजन वाज वोटिंग अगेंस्ट ममता बनर्जी, वोटिंग अगेंस्ट अभी टीएमसी। बात समझने की कोशिश करिए, ऑप्शन नहीं है पब्लिक के पास, जो ऑप्शन मिला उसको डाल दिया गया। जैसे इंडिया में भी ऑप्शन नहीं है अभी। वाई मोदी जी इज रूलिंग द कंट्री डिस्पाइट सो मेनी फेलियर्स? बिकॉज ऑपोजिशन में राहुल गांधी है। अब कंपैरिजन आप करेंगे तो आपको आलू सोना दिखाई देगा, जबकि बोला मोदी जी ने था, बात अलग है। लेकिन आलू सोना सबके दिमाग में बैठा हुआ है। चूंकि ऑपोजिशन वीक है इसीलिए मोदी जी पावर में है, नहीं तो जिन्होंने जितना इन्होंने किया है गलती, मतलब कोई हिसाब नहीं बैठता है। ब्रिज बनता है, इंडिया का 5th लार्जेस्ट ब्रिज था भागलपुर वाला, 5 दिन में गिर गया। 5 दिन थोड़े, 5 महीने में गिर गया। 5th लार्जेस्ट ब्रिज इंडिया का 4,000-5,000 करोड़ लग के बना था। पैसा कहां जा रहा है? करप्शन में ही तो जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि पिलर से टूट के गिरा तो बोलेंगे कि जमीन हिटल गई होगी, ये वो नहीं। नहीं भाई, बीच से गिर गया, पिलर उलर में कुछ नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है? बीच में कितना कमजोर मटेरियल डाला गया था। और आए दिन सारे रोड्स का हाल वही है। अभी गंगा एक्सप्रेसवे बन के आया, इतना हाई फाई रोड आपने बनाया, और 3 या 4 दिन पहले उसमें रिपोर्ट आ गई कि भाई कुछ इशू चल रहा है वहां पे, कि गाड़ियां स्किड कर जा रही हैं एक बरसात में। क्या चल रहा है? हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप कंपेयर करेंगे कि जिस स्पीड में फ्रिक्शन में चलता है, वो फिजिक्स है बेसिकली, कि बहुत हाई फ्रिक्शन पे अगर गाड़ी चल रही होगी एंड उसके बाद वो उसमें पानी है तो वो स्किड कर सकता है, ये सब है लॉजिकल, ठीक है। बट फिर हम कहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे जर्मनी में लोग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, वैसे इंडिया चला सकते हैं क्या? 300 किलोमीटर की स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हैं, बाकी सब कंट्री इंडिया चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते ना। फिर तो कंपैरिजन फिर नहीं बैठ रहा है ना, फिर सही बात। तो ये दिक्कत तो है ना। तो फिर उस तरह का एक्सप्रेसवे बन के फायदा क्या हुआ फिर? और उस एक्सप्रेसवे में जहां टोल ही 3600 रुपए है, आपकी अप डाउन 7200 रुपए, तो आप सोचोगे यार एक गाड़ी से भी जाओ, तेल भी जलाओ, 7200 रुपए एक्सप्रेसवे का फीस भी दो, इससे बढ़िया तो फ्लाइट से चले जाओ। कोई सेंस बना ये सब चीज का? और कुछ लोग बोलेंगे सर गाड़ी से जाने का नहीं। बात यह है कि पैसे का वेस्टेज हो रहा है। जब आप मनी वेस्टेज आप करते हो ना, तो मनी की वैल्यू खत्म होते जाती है। और जब मनी की वैल्यू खत्म होगी तो इसी तरह से दिक्कत आएगा। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि देखो बुलेट ट्रेन बन रहा है, अभी 5-6 और बुलेट ट्रेन अनाउंस हुए। आप इमेजिन करके देखो, बुलेट ट्रेन जो बनने की बात हुई है अहमदाबाद से मुंबई, उसका इनिशियल कॉस्ट एस्टिमेट किया था 1 लाख करोड़ का। उसका एक्चुअल कॉस्ट अभी 1,80,000 करोड़ पहुंच चुका है ऑलरेडी, जबकि वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड
आपको जब पे करना था तो बोला गया था कि 1% इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो लेकिन 1% इंटरेस्ट रेट किस टर्म पे था? आईएनआर का 1% था ना। अब आईएनआर वर्सेस येन में तो येन ऊपर चला गया है, तो अब इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव 1% बचा क्या? 7-8% वहां पे कॉस्ट एक्स्ट्रा लग गया है, क्योंकि वो येन टर्म्स में डिनोमिनेटेड था। पे आप आईएनआर से करने वाले हो, तो 7-8% तो आपका बैठ गया। 1% इंटरेस्ट रेट छोड़िए, 7-8% तो करेंसी में लॉस हो गया आपका। अब वही सेम फंडिंग से, क्योंकि जापान के पास पैसा बहुत है। अब मैं जापान के पास पैसा बहुत क्यों है बताता हूं। जापान की सिर्फ दो कंपनीज, सैमसंग और एक और कंपनी है, उन दोनों का टोटल जो प्रॉफिट है एक क्वार्टर का, वो इंडिया के पूरे 6,000 लिस्टेड कंपनीज का प्रॉफिट से ज्यादा है। वहां के सिर्फ दो कंपनी का प्रॉफिट एक क्वार्टर का हमारे पूरे 6,000 लिस्टेड कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा है। क्या कंपैरिजन है? नहीं सॉरी, ये कोरिया की कंपनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जापान में पैसा इनफाइनाइट है उनके पास, वो दे देंगे आपको, क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट का उस तरह से नहीं है हिसाब किताब। लेकिन दे देने से क्या होगा? हिसाब बैठ के देखो आप। अभी और भी रूट्स हुए हैं, पटना से सिलीगुड़ी चलेगा बुलेट ट्रेन। आप इमेजिन करके देखो, बिहार में वो टिकट खरीद कौन पाएगा? बिहार में तो लोग, पब्लिक इतनी गरीब है कि वो नॉर्मल ट्रेन के टिकट्स नहीं खरीद पाते हैं, वो बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। जितने भी लोगों ने बिहार के थ्रू ट्रेन में ट्रैवल किया होगा उनको ये पता होगा कि आप 3 AC में बैठे हैं, 2 AC में बैठे, कहीं भी बैठे हैं, लोग जैसे ही बिहार एंटर करता है ट्रेन, आके आपको साइड एटी करके बैठ जाते हैं और बिना टिकट के बैठ के चले जाते हैं। और कोई कुछ नहीं कर पाता, ना कोई आरपीएफ, ना कोई टीटी, कोई कुछ नहीं करता है। वो पब्लिक बेचारी कहां से बुलेट ट्रेन में बैठेगी? ये वेस्ट ऑफ मनी ही तो हुआ। आप बैंगलोर हैदराबाद जोड़ रहे हो, आप बैंगलोर चेन्नई जोड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पीपल आर वेल ऑफ ओवर देयर। कोई सेंस बना दिल्ली पटना सिलीगुड़ी जोड़ने का? पटना कोलकाता भी होता है ना, तो कुछ लोग तो हैं कोलकाता में बिहार से, जो लोग के पास पैसा है वो अफोर्ड कर लेते हैं। बट पटना सिलीगुड़ी, तो ये वेस्ट ऑफ मनी ही तो हुआ। लोग बोलेंगे सर इवेंचुअली उसको गुवाहाटी में जोड़ने का प्लान है, तो गुवाहाटी कौन सा रिच जगह है भाई? आप फैंसी बजा के 10-20% मारवाड़ी लोगों को छोड़ दो, तो बाकी किसके पास पैसा है गुवाहाटी में? तो वेस्ट ऑफ मनी तो है। और यही सब जो चीजें हो रही है ना, कि बाहर का फंडिंग हम उठा रहे हैं, बाहर से हम पैसा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जब हमको पे आउट करना पड़ रहा है ना, इंटरेस्ट कॉस्ट हम पे इतना बड़ा बर्डन पड़ जा रहा है कि हम कोलैप्स करते जा रहे हैं दिन पर दिन। और इसीलिए हमारी करेंसी और वीक होते जा रही है। हमारे मेजर फॉरेन लोन्स डिनोमिनेटेड है डॉलर्स में और फॉरेन करेंसीज में, वहां हम 10-20% डिक्लाइन कर चुके हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2019 में मैं यूरोप गया था। यूरो उस समय 80 का चलता था, आज 120 प्लस चल रहा है। 50% का डिक्लाइन हो गया 6 साल। मैं उस समय डॉलर चलता था 68 का, आज चल रहा है 96 का। समझ रहे हो कितना डिफरेंस आ गया? 40% डॉलर, जबकि यूएस स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं है। लास्ट कुछ सालों में यूएस स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं बचा है, बाकी करेंसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। उसके बाद भी हम इनके अगेंस्ट इतना गिरे हैं, तो बाकी के संग तो हम खत्म ही हो चुके हैं लिटरली। तो दिक्कत है। प्रॉब्लम यह है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है करना। अच्छा, कहना आसान है कि गोल्ड मत खरीदिए। मैं आपको बताता हूं, ज्वेलर्स ने सजेशन एक दिया है, ज्वेलर एसोसिएशन ने, आईबीजे ने, बेसिकली इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन जो मुंबई में बैठती है, उसने एक सजेशन दिया है गवर्नमेंट को। अब आप सोच के खुद बताइए कितना लॉजिकल सजेशन है। गवर्नमेंट के पास 1000 टन का रिजर्व है। आईबीजे ने क्या बोला है कि हमको एक काम करिए, आप ये जो 1000 टन आपके पास रिजर्व है, ये हमको लोन पे दे दीजिए, हम एक साल इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? तो जो आपके पास है वो हमको दे दीजिए रिजर्व में, हम उसको यूज कर लेंगे फॉर आवर पर्पज। और जब आपका एक साल बाद इशू खत्म हो जाएगा, तो हम उतना ही केजी गोल्ड जितना आपसे हमने लिया है, केजी के फॉर्म में ही आपको लौटा देंगे। इससे हमारा बिजनेस भी बंद नहीं होगा,
दूसरा चीज, आपका इंपोर्ट बिल भी नहीं बढ़ेगा, और अगले साल तक अगर वॉर खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गई, तो फिर ऐसे ही टेंशन खत्म है। गवर्नमेंट उस पर भी एग्री नहीं कर रहा है। तो डाउट ये दुनिया को आ रहा है कि क्या जो ये रिजर्व बोला जाता है कि हमारे पास 1,000 टन रिजर्व है, वो है भी कि नहीं है। नहीं तो दे ही सकते थे, क्या दिक्कत था? ऐसे लोन तो दे ही सकते थे ना, उसको ये गोल्ड फॉर्म में लौटा देते हैं आपको 1 साल बाद। इनका बिजनेस तो कम से कम बंद नहीं होता, ज्वेलर्स का बिजनेस चलता रहता। तो गवर्नमेंट उस पर भी एग्री नहीं कर रहा। तो आप अपना रिसोर्सेज जो है वो देना नहीं चाहते हो, आपके हाथ में जो है वो आप करना नहीं चाहते हो, जैसे इंटरेस्ट रेट आपके हाथ में वो आप करना नहीं चाहते हो, गोल्ड रिजर्व आपके हाथ में वो आप देना नहीं चाहते हो, तो आप अपने एंड से कुछ नहीं करोगे, सब चीज डालोगे पब्लिक पब्लिक करे। यानी कि पब्लिक कल ऑफिस जाना बंद कर दे, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए घर पे बैठ जाए। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए पब्लिक घर पे तो बैठ जाएगी, बट घर में जो कलेश होंगे उसका फिर कौन लेगा? और कितने घरों में इस तरह की सहूलियत होती है कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर पाए प्रॉपरली? और कितनी कंपनीज के पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर पाए? ये भी तो सोच के देखिए। चलो फिर भी मान लो आईटी कंपनीज और ये सब में अगर हो जाता है तो फिर भी 10-15% फ्यूल अच्छा खासा बच जाए, बट उसके बाद क्या? बाकी का क्या करोगे आप? लोगों के घर में शादी है, बिना गोल्ड के शादी हो जाएगी? इम्पॉसिबल। और आज आप 1,60,000 में मना कर रहे हो, खुद अगले ही दिन आपने बोला कि खरीदो मत, अगले दिन आपने उस पर टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि आपको मालूम है खरीदेंगे तो लोग है ही, तो टैक्स ज्यादा दो। तो टैक्स आप ही ने बढ़ा दिया ना। और जब पब्लिक को 1.5 लाख में महंगा लग रहा था, अब 1,60,000 पे भी महंगा लग रहा है। अगले साल जब 3 लाख हो जाएगा तब क्या करोगे? तब कहां से खरीदेंगे पब्लिक? तो हर चीज पब्लिक ही क्यों करे? आपके पास भी तो रिसोर्सेज हैं। इंटरेस्ट रेट कट करिए, रिजर्व जो है वो लेंड करिए। लोग आपसे फ्री में नहीं मांग रहे हैं, लेंडिंग ही मांग रहे हैं ना, कि इंपोर्ट मत करने दो, बट यही तो हमको परचेज करने दे दो ना। परचेज में मत करने दो, तुम हमको कम से कम लोन के हिसाब से दे दो, हम तुमको गोल्ड के फॉर्म में लौटा देंगे। वो भी नहीं कर रहे हो, तो आपके हाथ में जो है वो आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपके बिजनेस इंटरेस्ट को हैम्पर होता है। क्योंकि एक्चुअली आपको सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, आपको क्राइसिस को और प्रोलॉन्ग करना है, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होता तो मेरे जैसा नॉर्मल आदमी जब कुछ कुछ चीजें सोच पा रहा है तो आप भी सोच ही पाते, राइट? एनीवेज, चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।